गाइस वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस को। तो आज की जो हमारी वीडियो में गाइज हम लोग जो हमारे अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं हम उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले वाली थ्योरी में आई हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट डू मीन बाय मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके नेचर क्या क्या होते हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए गाइज हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हम लोग आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो है दिस इज़ गोइंग टू बी, सबसे पहले हम लोग इसमें हमारी मोटिवेशन थ्योरीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू मोटिवेशन। हम लोग अभिप्रेरणा के जो अप्रोचेस हैं हम उस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं मेनली हम लोग 3 अप्रोचेस के ऊपर आज काम करने वाले हैं बेसिकली। नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वो है हमारी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, जिसको हम लोग व्यवहारवादी कहते हैं, जिसको हम लोग व्यवहारवादी सोच के ऊपर ये डिपेंड करती है। नंबर 2 हम लोग बात करें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये हमारी मानवतावादी सोच है। और तीसरी हमारी कॉग्निटिव अप्रोच, ये हमारी मनोवैज्ञानात्मक सोच है। और इन तीनों को ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो जो सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, ये जो हमारा मोटिवेशन है ये मानती है कि ये टोटली एक्सट्रिंसिक टर्म है, मतलब ये एक बाहरी तत्व है। जब तक इंसान बाहरी रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा वो किसी भी चीज़ को नहीं सीखेगा। मतलब लर्निंग कैन नॉट बी एनहेंस until a person doesn't contain the extrinsic motivation। जब तक उसको एक बाहरी अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, जब तक वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक वो किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकता। बात कर लेते हैं हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। तो मानवतावादी सोच का ये मानना है कि भाई इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक की बात चल रही है, मतलब आंतरिक अभिप्रेरण की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो आंतरिक अभिप्रेरण है जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इंसान कभी भी किसी चीज़ को नहीं कर सकता। चाहे वो कितना ही बाहरी रूप से किसको कोई अभिप्रेरित करता रहे तब तक वो काम नहीं कर सकता, तब तक वो किसी भी चीज़ को नहीं सीखेगा। जब तक वो क्या नहीं कर सकता, जब तक वो इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होता। हम लोग आगे अगर हम लोग बात कर लें तो हमारी कॉग्निटिव अप्रोच, मनोविज्ञानात्मक जो हमारी अप्रोच है उसका ये मानना है कि ये भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ में मैच करती है। और ये भी इसके साथ इत्तेफाक रखते हुए ये मानती है कि वाकई में जब तक एक इंसान इंट्रिंसिकली, मतलब ये भी आंतरिक अभिप्रेरण की सपोर्ट करती है कि जब तक आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी इंसान को, आंतरिक अभिप्रेरणा की बात चल रही है, तो जब तक ये नहीं मिलती इंसान को तब तक वो किसी भी काम को अंजाम नहीं देता। तो ये तो बात हो गई हमारी तीनों की तीनों अप्रोचेस की। और हम लोगों ने बात कर लिया कि ये जो तीनों की तीनों अप्रोचेस हैं ये क्या क्या कहती हैं। ये एक्सट्रिंसिक के ऊपर डिपेंड करती है और बाकी की रेस्ट ऑफ द 2 की बात कर लें तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को सपोर्ट करती हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं गाइस। तो जो हमारी आगे हम लोग आज बात करेंगे तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिकली दीज 6 थ्योरीज। द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अब्राहम मैस्लो को, MC डोगल को, हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को बात करेंगे, थॉर्नडाइक और स्किनर की जो हमारी RS थ्योरी और SR थ्योरी है हमारी, दैट इज़ हम लोग बात कर चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी या रेस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी, ये हम लोगों ने पढ़ रखी है मोटिवेशन की। और इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रॉइड को। यूँ तो होने को देर आर द 10 थ्योरीज, वैसे तो हमारे साइकोलॉजी में 10 थ्योरी हैं, लेकिन जिनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बेसिकली हमारी ये 6 थ्योरीज़ हैं। इनको बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब्राहम मैस्लो की। और अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रख लीजिए आप लोग, बड़े अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज हम लोग इसके ऊपर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उस चीज़ को भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी हायरार्ची नीड्स ऑफ। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे इसी के बारे में, दैट इज़ हायरार्ची नीड्स ऑफ अब्राहम मैस्लो। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज हायरार्ची नीड्स ऑफ अब्राहम मैस्लो के हिसाब से। तो अब्राहम मैस्लो ये कहते हैं अब्राहम मैस्लो के हिसाब से कि जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वो इसको 5 कैटेगरीज़ में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और उनके हिसाब से जो 5 कैटेगरी में सबसे पहली वाली जो कैटेगरी होती है दैट इज़ नंबर 1, ये है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम लोग कहते हैं शारीरिक आवश्यकताएं।
और गाइस जब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ तो इस चीज़ को आप लोग बड़े दिमाग में एक चीज़ हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि ये जो अब्राहम मैस्लो ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया है, कैटेगराइजेशन दिया है, तो इनके हिसाब से जब तक एक लेवल पूरा नहीं हो जाता तब तक जो हमारा लर्नर है वो सेकंड लेवल पर नहीं जाएगा। जब तक सेकंड लेवल पूरा नहीं हो जाता तब तक वो थर्ड लेवल पर नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे जंपिंग की कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे लेवल बाय स्टेप ही बढ़ना होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, देन नंबर 5। चलिए जान लेते हैं वारी वारी से एक एक करके चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो ये कहता है, हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स में ये कहना चाहता है कि जो सबसे पहले जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हमारी भूख है, प्यास है, पानी है, रोटी, कपड़ा और मकान की बात करता है बेसिकली ये। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें गाइस, तो ये सेकंड लेवल पे जो ये बात करता है, तो सेकंड लेवल पे ये हमारा बात करता है गाइस किसकी, ये जो हमारा सेकंड लेवल आता है तो इस सेकंड लेवल पे ये बात करता है हमारी सेफ्टी और नीड्स की। तो सेफ्टी और नीड्स मतलब सुरक्षा की जो ज़रूरत है उस चीज़ की बात करता है। इसकी पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी, रिसोर्सेज की सिक्योरिटी, या उसकी हेल्थ की सिक्योरिटी, या उसकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी। मतलब जो सुरक्षा है वो अपनी खुद की सुरक्षा, अपने रोज़गार की सुरक्षा, अपने संसाधनों की सुरक्षा, अपने हेल्थ की सुरक्षा और अपनी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा। मतलब कहने का मतलब ये है इन सारी चीज़ों से भी इंसान क्या होता है, मोटिवेट होता है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए भी इंसान की ये ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करने के लिए भी वो मोटिवेट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे ही इसका सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये आगे बढ़ता है हमारा कौन से लेवल पे, थर्ड लेवल पे। और जैसे ये सारी की सारी चीज़ें उसके पास रिसोर्सेज भी जुटा ली, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, अच्छी हेल्थ भी है, उसके बाद वो फील करता है कि उसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। लव एंड बिलोंगिंग की बात चल रही है, मतलब प्यार और वो बिलोंगिंगनेस को, मतलब वो घुलना मिलना चाहता है लोगों के साथ में, वो दोस्ती करना चाहता है, इंटीमेंसी करना चाहता है, घुलना मिलना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, सेंस ऑफ कनेक्शन मतलब लोगों के साथ में जुड़ाव का रिश्ता रखना चाहता है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारी थर्ड लेवल की नीड के ऊपर आ जाती हैं और अब्राहम मैस्लो इसको थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, स्टीम की बात चल रही है, मतलब उसे क्या चाहिए। अब यहाँ पे जो ये जो लेवल है हमारा, जो हमारे नीड का ये जो लेवल है इसको स्टीम कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये रुतबे से बात हो रही है स्टीम का मतलब। और यहाँ उसे रेस्पेक्ट भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सेल्फ स्टीम खुद का सम्मान भी चाहिए, स्टेटस भी दिखाना चाहता है, रिकग्निशन अपनी पहचान भी बनाना चाहता है, उसे ताकत भी चाहिए, उसको आज़ादी भी चाहिए। मतलब इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या होता रहता है, मोटिवेट होता रहता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस, दिस इज़ द लास्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसकी ये लास्ट स्टेज है और इसके हिसाब से जो हमारा लर्नर है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली कंडीशन में पहुंच जाता है यहाँ। मतलब उसको यहाँ जा कर के ये स्वयं, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सेल्फ एनालाइजमेंट की वाली कंडीशन है, एक्चुअलाइजेशन है। उसको पता चल जाता है कि वाकई में उसको क्या बनना चाहिए था और वो क्या बन चुका है। सपोज दैट कि आप क्या बन चुके हो आज के टाइम पे, आप एक ऑफिसर हो, किसी भी एक ऑफिस में मान लीजिए आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, और आपको यहाँ आकर के ये फील होने लगता है कि मैं कुछ और बन सकता था, मैं तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर की बजाय मैं एक IAS ऑफिसर बन सकता था, या मैं उससे ज़्यादा कुछ कर सकता था। मतलब यहाँ कंडीशन पे आकर के लोग अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर लेते हैं। तो ये थी गाइज, और इन सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, दैट इज़ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फिजियोलॉजिकल नीड्स की। इसके लिए अगर इंसान ये कहता है कि अगर किसी के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है और वो सोचे कि मैं प्यार कर लूँ, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि गाइस के सबसे पहले अगर उसको ज़रूरत भूख की है, अगर वो भूखा है तो पहले खाना खाएगा। वो अपने आत्मसम्मान की बात की नहीं करेगा, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि मुझे खाना कहाँ से मिल रहा है, उसके लिए वो चोरी भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बताएं अब्राहम मैस्लो ने। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है मोटिवेशन की। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई। चलिए गाइस हम लोग आगे बात कर लेते हैं किसकी, MC डोगल की जो थ्योरी है, जो इंट्रिंसिक अकॉर्डिंग टू द MC डोगल। तो MC डोगल की जो मूल सिद्धांतों की थ्योरी है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने जो हम लोगों को बेसिकली बताया, जो इंट्रिंसिक्स होते हैं हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, हम लोग मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर द 11, तो ये 11 जो थ्योरीज़ हैं एसोसिएटेड, जो कि चलती हैं किसके साथ, हमारी इमोशंस के साथ, हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और इनके हिसाब से जो चीज़ें होती हैं कि जो इंसान है वो उसके हिसाब से क्या करता है, अपने क्या करता है, अपना मोटिवेट होता रहता है उसके लिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ अगर हम लोग बात कर लें तो ये पहली थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है हमारा एंगर, गुस्से की बात कर लीजिए, हेट की बात कर लीजिए, वंडर, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग,
एपिटाइट की बात कर लीजिए, लस्ट की बात कर लीजिए, टेंडर, इमोशन, लव, लोनलीनेस, फियर, डिस्ट्रेस, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, फीलिंग ऑफ ऑफेंसिव, अम्यूजमेंट, मतलब ये जितनी भी आप लोगों के अंदर जो थ्योरीज़ हैं वो सारी की सारी जो इंट्रिंसिक्स हैं आप लोग की, कॉम्पैक्ट ऑफ फिजिलिटी, रिपल्सन, क्यूरियोसिटी, ये सारी की सारी जो मैंने आप लोगों के सामने ये आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये सब की सब MC डोगल की सुझाई हुई थ्योरीज़ हैं। चलिए गाइस, आगे हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइव एंड रिडक्शन थ्योरी की बात चल रही है। तो चलिए गाइस, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को। और इसके हिसाब से जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, मतलब जो हमारे प्रणोद में जो कमी हो जाती है उसकी वजह से कि ये जो थ्योरी है इट वाज गिवन बाय, अगर हम लोग बात कर लें तो ये दी गई थी हमारी किसके द्वारा, इट वाज गिवन बाय क्लार्क हल की बात हो रही है। क्लार्क हल, जिसको हम लोग CL हल भी कहते हैं, तो CL हल के द्वारा ये दी गई थी। और इस थ्योरी के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से ये कहना चाहती है, ये थ्योरी आपको ये समझाना चाहती है, लैक ऑफ होम्योस्टेसिस जो है, जो हमारा होम्योस्टेसिस है, दैट इज़ हम लोग बात कर ले होम्योस्टेसिस का मतलब यहाँ बैलेंस है, मतलब हम लोग बात करना चाहते हैं संतुलन की अवस्था। मतलब जो हमारे संतुलन, जब भी हमारी लाइफ में कभी भी संतुलन की कमी होती है, क्या वो कैसा भी बैलेंस हो, क्या आप किसी भी चीज़ में जब आप असंतुलित होते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं, उस संतुलन को क्या बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरत होती है। और ज़रूरत करने के लिए फिर आप लोगों को क्या मिलता है, ड्राइव मिलता है, प्रणोद मिलता है आप लोगों को, वैसे ही उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस मिलते हैं। और यही ड्राइविंग फोर्सेस की वजह से इंसान क्या करता है, मोटिवेशन टू एक्ट, मतलब वो अभिप्रेरित हो जाता है क्या करने के लिए, काम करने के लिए। और जैसे ही ये अभिप्रेरित होता है और काम करता है, एक्ट करता है, उसके बाद फिर ये होम्योस्टेसिस की इसको प्राप्ति हो जाती है, मतलब उसकी लाइफ में संतुलन आ जाता है। और अगर ये संतुलन अगर उससे वो सेटिस्फाई होता है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तब तो वो रुक जाता है। लेकिन इंसान, एज यू नो वेरी वेल दैट, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या, ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट क्या है, हमारा एम्बिशियस पर्सन है। और जैसे ये अभिक्रिया, जैसे होम्योस्टेसिस की इसको प्राप्ति होती है, स्टिमुलस की इसकी प्राप्ति होती है, उसके बाद ये यहाँ रुकता नहीं है, उसके बाद फिर से क्या करना शुरू कर देता है, फिर उसको फिर किसी और चीज़ की कमी होना शुरू हो जाती है, उसको और किसी चीज़ की कमी लगती है और वो फिर से लैक ऑफ होम्योस्टेसिस में आता है, फिर से उसको नीड की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद फिर ड्राइविंग फोर्सेस काम करना शुरू करेंगे और वो फिर से उसके हिसाब से मोटिवेट होगा, फिर काम करेगा, फिर होम्योस्टेसिस की प्राप्ति होगी, स्टिमुलस प्राप्त होगा, और इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। तो इट वॉज गिवन बाय, ये जो हमारी जो थ्योरी थी, इट वॉज गिवन बाय क्लार्क हल की बात हो गई। तो क्लार्क हल साहब ने ये थ्योरी दी और इनके हिसाब से लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए इंसान क्या करता है, इंसान को जो बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है उसी के हिसाब से मोटिवेट होता रहता है और इस तरीके से ये जो लाइफ का साइकिल है आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए गाइस, आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे थॉर्नडाइक की। तो जो थॉर्नडाइक के हिसाब से जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, यहाँ ये लॉ ऑफ जो इफ़ेक्ट है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट को ये मानते हैं जिम्मेदार कि जो हमारा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है वो काम करेगा, वर्क करेगा किस चीज़ के लिए, मोटिवेशन के लिए। जो हमारा प्रभाव का नियम है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। आप लोग आई बटन पर जा करके मेरी जो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, उसमें जा करके आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने आप लोगों से हमेशा से कहा है कि जब भी आप लोग बात कर लीजिए, आप किसी भी लर्नर को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो लर्निंग तब तक नहीं हो सकती है कि अगर आप चाहते हो कि लर्निंग का पेस हो जाए, लर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे लर्नर को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो जो उनका लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं जो हमारा लर्निंग का जो थ्योरीज़ के अंतर्गत आता है वो इस चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो उनके हिसाब से जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है उसी के बारे में बात करते हैं हमारे थॉर्नडाइक। और इसके अलावा जो हमारी इनकी जो थॉर्नडाइक की SR थ्योरी है, दैट इज़ स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी, उसकी बात हम लोगों ने कर ली है कि जैसे उसके सामने स्टिमुलस रखा जाता है उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। ये उनकी SR थ्योरी है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ये हैं हमारे BF स्किनर, दैट इज़ हम लोग बात कर रहे हैं BF स्किनर की। और BF स्किनर के हिसाब से जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से जो ये बात करते हैं, ये रीइंफोर्समेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये मतलब पुनर्वलन देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये मानते हैं कि जो हमारा लर्नर है मोटिवेट होता है, जैसे जैसे उसको क्या मिलता जाता है, रीइंफोर्समेंट मिलता जाता है, पुनर्वलन मिलता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा एक लर्नर है, उसको अगर आप जैसे जैसे रीइंफोर्स करते रहेंगे, जैसे उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों रीइंफोर्समेंट आप देते रहिए, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते रहिए, और उसके हिसाब से हमारा लर्नर मोटिवेट होता रहेगा और उसकी जो लर्निंग का पेस है वो एनहेंस होता रहेगा। तो इन्होंने बात करी बेसिकली रीइंफोर्समेंट के ऊपर, पुनर्वलन का जो हमारा सिद्धांत है वो स्किनर का है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइज, इसमें हमारे आगे बच जाते हैं, ये हैं हमारे सिगमंड फ्रॉइड।
तो जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड है, हम इनकी बात कर लेते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ये कहना चाहते हैं, इनका मानना है कि जो इंसान की जो इच्छा है वही व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो उसकी विशेस हैं, मतलब ये विश के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो दबी हुई मन की इच्छाएं हैं, उसी को, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए टू फुलफिल द विश मेंट, एक इंसान क्या करता है, काम करता है। और व्यक्ति केवल वही काम करना चाहता है जिन काम को करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंसान को जिस काम को करने में अच्छा लगेगा वो वही काम को करना पसंद करता है। और इनके हिसाब से इंसान के अंदर दो टाइप की क्या पाई जाती हैं, प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ, इनके अंदर दो टाइप की प्रवृत्तियां हैं। ये जो है बेसिकली दो टाइप की प्रवृत्ति के ऊपर काम करते हैं। ये कहते हैं कि इंसान के अंदर दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, दैट इज़ इरोज, और ये दूसरी जो बात करते हैं, ये बात करते हैं थैनोन्स की। जो थैनोन्स है इनकी बात करते हैं, और थैनोन्स के हिसाब से ये कहना चाहते हैं जो इरोज होता है ये इंसान को ज़िंदगी, लाइफ की तरफ ले जाता है, ज़िंदगी जीने की तरफ ले जाता है। और जो थैनोन्स होते हैं ये इंसान को पतन की तरफ, मतलब उसके दमन की तरफ ले जाता है। दमन की तरफ की बात करें तो कहने का मतलब यहाँ ये है, जो इनकी जो ये जो थ्योरी है, मतलब दैट इज़ ये जो कहना चाहते हैं इरोज और थैनोन्स की जो ई और टी की जो थ्योरी है, ई फॉर मतलब ये यहाँ पर लाइफ की तरफ ले जाता है, और थैनोन्स हमें किसकी तरफ ले जाता है, टकराव की तरफ ले जाता है, पतन की तरफ ले जाता है। कहने का मतलब यहाँ ये है डेथ की तरफ ले जाता है, मौत की तरफ ले जाता है। इनके हिसाब से जो इरोज के मतलब जो इरोज है वो निर्माणकारी है, इंसान में सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण को पैदा करता है, और जो दूसरा व्यक्ति की जो अपनी सफलता की तरफ ले जाता है, मतलब एक सक्सेस की तरफ ले जाने का काम करता है इरोज। दूसरी अगर हम लोग बात कर लें थैनोन्स की, तो थैनोन्स ये कहना चाहता है, जो हमारा थैनोन्स है वो ये विध्वंसकारी प्रवृत्ति का है, व्यक्ति में नकारात्मक सोच को पैदा करती है, और इससे व्यक्ति में आत्महीनता बढ़ती है, और इससे इंसान किसकी तरफ चला जाता है, पतन की तरफ चला जाता है। मतलब इंसान का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ये है हमारे सिगमंड फ्रॉइड की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए गाइस, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब एक टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है इन सारी मोटिवेशन थ्योरीज़ के बारे में जानना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की। तो हम लोग बात करते हैं एक टीचर अपनी मोटिवेशन थ्योरीज़ के हिसाब को जानने के बाद में एक लर्नर को रिवॉर्ड के थ्रू उसकी लर्निंग को एनहेंस कर सकता है, लेकिन पनिशमेंट की बात यहाँ बिल्कुल नहीं करते हैं। और कॉर्पोरल पनिशमेंट की तो बात बिल्कुल नहीं की जाएगी। मतलब आप लोग जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, मतलब जो डंडे वाली जो पिटाई है, जो सज़ा है, जो डंडे वाली जो सज़ा है, वो आप किसी भी कीमत पर अपने लर्नर को नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही मजबूर हैं, बिल्कुल रेयर कंडीशन हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसे छोटी मोटी कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं जो कि ज़्यादा टफ ना हो। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। आज के टाइम पे बच्चों को फ्रोनिंग तक नहीं कर सकते हैं आप लोग, मतलब आप घूर करके देख भी नहीं सकते हैं। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। मतलब आपकी आंखें निकाल ली जाएंगी अगर आपने अपने लर्नर की तरफ क्या करके देखा, अगर आप लोगों ने ऐसी वैसी निगाहों से देखा, मतलब आप उसको घूर तक नहीं सकते हैं आज के टाइम पे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा ये मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं उसकी प्रोग्रेस और उसके रिजल्ट को एनहेंस करती हैं और अफेक्ट करती हैं। उसकी जो प्रोग्रेस होगी वो जो हमारी मोटिवेशन उसको मिल जाएगा तो उसकी प्रोग्रेस बढ़ जाएगी, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा अगर हमारा लर्नर क्या है, हाईली मोटिवेटेड होकर के पढ़ेगा तो। और इसी के साथ साथ आप उसे बीच बीच में उसकी नीड, उसकी ज़रूरतें बताते रहिए कि क्यों हाँ हमें पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब बच्चों को हमेशा मोटिवेट रखिए, कभी भी उसको डिमोरलाइज मत कीजिए क्या आप जैसे पढ़े लिखे लोग कितने घूम रहे हैं, ऐसी चीज़ें कभी भी क्लास में नहीं बोलनी चाहिए। इन चीज़ों से, इन वाक्यांशों से, इन सेंटेंस से थोड़ा अपना कनेक्शन दूर रखिए, बच्चों को हमेशा हाईली मोटिवेटेड रखिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो नेक्स्ट हमारा है हमारा कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन की मतलब बात चल रही है, सहयोग की बात चल रही है। एक टीचर क्या करेगा, सहयोग करेगा इन मोटिवेशन थ्योरीज़ को जानने के बाद में अपने लर्नर के साथ में, ताकि वो उसका जो डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव करने में उसको क्या कर सके, हेल्प कर सके। और जितना ज़्यादा कॉपरेट करेंगे एक टीचर और एक लर्नर के बीच में, जितना ज़्यादा कॉर्पोरेशन होगा वो उतना ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होगा। और अगर वो मोटिवेटेड होगा तो उसकी लर्निंग का जो पेस है वो कहीं ना कहीं क्या कर जाएगा, जो उसका लर्निंग का जो हमारा पेस है वो एनहेंस कर जाएगा, लर्निंग पेस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखता चला जाएगा। चलिए गाइस, आज हम लोगों ने बात कर ली, हम लोगों ने जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन थी उसको देख लिया। अब बारी है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। ये कहता है राहुल एक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है लेकिन वह उसमें बार बार असफल हो जाता है, उसके द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रियाएँ दिखाना संभव है। अब वो कौन सी प्रतिक्रियाएँ दिखाएगा, क्या वो फिक्सेशन दिखाएगा, क्या वो
रिग्रेशन दिखाएगा, क्या वो विड्रॉल करेगा या रीस्ट्रक्चरिंग करना शुरू कर देगा। फिक्सेशन आप समझते हैं, निर्माण मतलब वो चीज़ों को फिक्स करना शुरू कर देगा, या रिग्रेशन दिखाएगा अपना, या विड्रॉल कर जाएगा मतलब उसको छोड़ के चला जाएगा, या रीस्ट्रक्चरिंग करेगा या मतलब उसमें फिर दोबारा से उसको सोच करके उसको दोबारा से करने की कोशिश करेगा। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, जी हाँ, आप लोग अगर सही आंसर कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो हो जाएगा हमारा नंबर 4, दैट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग। बच्चा क्या करना शुरू कर देगा? राहुल को रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। इस टाइम पे वो अपनी चीज़ों को दोबारा से देखना चाहिए, जहाँ कमी रह गई उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक शिक्षक अपने छात्र को आंतरिक प्रेरणा से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक है, उसको अपने छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित करके कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या उसको ऐसा कहना चाहिए, क्या जल्दी जल्दी करो, उससे पहले कर लो, किसी दूसरे लर्नर की बात करें, या तुम उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने कितने अच्छे से किया है, क्या आप दूसरे बच्चे का एग्जांपल लेकर के उस लर्नर को समझाएंगे, या आप उसको लालच देंगे कि जल्दी से काम ख़त्म करो और टॉफ़ी ले लो, क्या आप ऐसा बोलेंगे, या करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, या आप लोग ऐसा बोलेंगे कि बेटा आप कर सकते हो, आप कोशिश करो, तुम जल्दी से सीख जाओगे। तो इन चारों में कहीं पे सेंस बनता है। अगर आप लोग के जो आंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं मैच करते हैं तो आंसर नंबर आप लोग अगर बढ़ रहे हैं तो कहाँ जाना चाहिए आप लोगों को? आंसर नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ऐसा कहना चाहिए, बेटा करने की कोशिश करो, तुम जल्दी जल्दी सीख जाओगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो कहता है एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। वो क्या बोलेगा, मतलब किस कंडीशंस में किस तरीके से वो अपने छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्वेश्चन आप लोगों का ये चल रहा है, ज़रा देख लीजिए। बाय रिड्यूसिंग द एनेक्सिटी एंड फियर, उसका एनेक्सिटी या जो डर है उसको कम करके। बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, या बाय सपोर्टिंग देम इन द सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी, या बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स सच एज टॉफ़ीज़, जैसे कि हमारी टॉफ़ीज़ हो गई। तो बताइए आप लोग इन चारों में से कौन सा ऐसा काम है जिससे आप अपने छात्र को आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो गाइज़ इन चारों में से जो सही ऑप्शन है जिसके साथ आप लोगों को जाना चाहिए वो मैं कहूँगा ये है बाय सपोर्टिंग दैम इन सेटिंग द इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी। मतलब आप उनका साथ तब तक रहेंगे जब तक वो जो हमारा इंडिविजुअल के जो गोल्स हैं वो कहाँ तक ना पहुँच जाएँ, अपने मास्टर लेवल तक ना पहुँच जाएँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि हमारा जो तदानुक्रम का जो हमारा ज़रूरतों के पदानुक्रम में जो दूसरा स्तर है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ हमारी किसकी बात चल रही है, ये हमारी हायरार्की थ्योरी नीड्स की बात चल रही है। उसमें जो सेकंड लेवल पे चीज़ें आती हैं वो कौन सी आती हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएँ हैं, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, या हमारा सेल्फ एस्टीम है, या लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो आप लोग बताइए इसमें से जो हमारे सेकंड लेवल की जो कंडीशन है वो कौन सी आएगी। तो गाइज़ इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि नन ऑफ द अबव, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें सेकंड लेवल पूछा है, यहाँ जानबूझ करके क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं ताकि आप लोग किसी पे टिक करके निकल जाएं। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड लेवल है वो दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो सेकंड जो हमारा लेवल था वो हमारा कौन सा था गाइज, सेकंड लेवल था हमारा सिक्योरिटी की बात चल रही है। सेकंड लेवल पे हमारी सिक्योरिटी की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है। तो नन ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर होगा, इसमें से कोई भी आंसर आप लोगों का करेक्ट नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आईआईटी कॉलेज में प्रवेश के लिए एक छात्र को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना कठिन था। कहा जाता है कि छात्र प्रेरित होता है, मतलब छात्र किस प्रकार से प्रेरित होगा, मतलब एक छात्र है जिसको आईआईटी कॉलेज में परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, तो वो उस चीज़ के लिए कैसे होगा, छात्र कैसा प्रेरित होगा उस चीज़ के लिए, मतलब उसको कॉलेज में आईआईटी के कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इंडिविजुअली, एक्सपीरियंशियली, या इंट्रिंसिकली, या एक्सट्रिंसिकली। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो वो इंट्रिंसिकली क्या होगा गाइस, मोटिवेट होगा। हमारा जो लर्नर है वो इंट्रिंसिकली हमारा मोटिवेट होगा। और इंट्रिंसिकली मतलब जब तक उसको आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता। ये आप लोग भी जानते हैं। अगर आप लोग को भी अगर पढ़ना है, अगर कुछ लाइफ में कुछ क्रैक करना है, जब तक आप इंट्रिंसिकली आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होते, बाहर से आप लोगों को कितना ही कोई बोल रहे तब तक आप नहीं कर सकते।
सकते। आप लोग कितने एक्सपेरिमेंट कर लें तभी भी कुछ नहीं हो सकता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से आप लोग बैठ जाएं, कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये कहता है कि एक औरत अपने बच्चों को खाने के लिए बेच देती है। इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है, मतलब वो ऐसा क्यों करती है, किस थ्योरी के अंतर्गत आप इस चीज़ को समझेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक औरत ने अपने बच्चों को खाने के लिए बेच दिया है। दिस इज़ द फिजियो सोशल थ्योरी है, या हमारी थ्योरी ऑफ रीइंफोर्स्ड है, या ये हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी है, या थ्योरी ऑफ हियरार्चिकल नीड्स है। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जो हमारी थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है। ये जो हमारी थ्योरी है वो थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ हियरार्चिकल नीड्स, मतलब ये शारीरिक आवश्यकताओं की थ्योरी है। उसे अपने भूख को शांत करने के लिए, मैंने कहा था आप लोगों से, एक इंसान जब भूखा हो तो उस भूख में वो चोरी भी कर सकता है। तो यहाँ तो एक औरत ने अपने बच्चे को ही बेचा है, किस चीज़ के लिए बेचा है, वो भी खाने के लिए बेचा है। तो इसलिए जो ये हमारी जो थ्योरी ऑफ हियरार्चिकल नीड्स में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो हमारी थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन की जो जितनी भी थ्योरीज़ थी वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं आप लोगों को, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। और गाइज साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।